नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 13 मार्च 2023 को एसएससी सीएचएसएल के फर्स्ट शिफ्ट के लगभग सभी क्वेश्चंस मुझे जीके के मिल चुके हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक कीजिए, जाइए अभी लाइक कीजिए। दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ना ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, ये कैसे चलेगा? आपको हम फ्री में पीडीएफ फाइल दे रहे हैं, आपके लिए हर जीके के क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंट जो कि फैक्ट बता रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में रिपीट हो रहा है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आज के एग्जाम्स में 6 से 7 प्रश्न ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली मेरे पीडीएफ फाइल से ही रिपीट हो रहे हैं। उसकी पूरी आप जो कि चेक कर सकते हैं। हमारी पीडीएफ फाइल जो कि पहले से अपलोडेड है, जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आज के क्वेश्चंस आप देकर आए हैं तो मिला लीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस जो कि रिपीट हो रहे हैं। कल वाली वीडियो जो कि मैंने डाली थी, सिर्फ कल वाली वीडियो जो कि ज़्यादा नहीं चली है दोस्तों, सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं। आप लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को लाइक शेयर करते हैं जो आपको पैसे लेकर पीडीएफ देते हैं। ठीक है, उन्हीं लोगों की वीडियो देखते हैं जो कि आपसे पैसे लेके पीडीएफ देते हैं। उन्हीं लोगों का चैनल आप लोग सब्सक्राइब करते हैं जो आपसे पैसे लेते हैं। लेकिन दोस्तों, फ्री का जो भी देता है आप लोग उस पर बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है 100% यही क्वेश्चन आए थे। ये दावे के साथ मैं ठोक के कहता हूँ, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा भी गलत है तो आप लोग जाइए, वीडियो को लाइक मत कीजिए, अनलाइक कीजिए। ठीक है, और कमेंट करके बोलिए कि नहीं ये क्वेश्चंस नहीं आया था। बाकी जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उनको तो पता ही होगा कि क्वेश्चंस आया है या फिर नहीं आया है। पीडीएफ फाइल के लिए या फिर कोई भी क्वेश्चंस याद है तो आप हमें 8181819473 पे डायरेक्टली भेज सकते हैं, या फिर किसी भी क्वेश्चंस का डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर ना करें। ठीक है, मेरा वीडियो डालना बंद नहीं होगा। हमारी वीडियो लेट आएगी लेकिन 100% रियल प्रश्नों के साथ आएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि तैरती हुई झील कौन सी है? तो लोकतक झील जो कि विश्व की एकमात्र ऐसी झील है जो कि तैरती हुई झील है। बात करते हैं तो लोकतक झील, ठीक है, लोकतक या फिर लोकटक इसको कह सकते हैं। तो लोकटक झील पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मणिपुर के बोरिंग जिले के पास स्थित है। लोकटक झील जो कि कुमदिसी के लिए प्रसिद्ध है, और जो कि कुमदी वनस्पति मिट्टी और कार्बनिक पदार्थों के तैरते हुए समूह हैं। ठीक है, बात करते हैं दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कि केबुल लामजाओ, ठीक है, केबुल लामजाओ भी मणिपुर के लोकटक झील पर ही स्थित है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों, विश्व का एकलौता तैरता हुआ डाकघर जो कि डल झील पर स्थित है, यह श्रीनगर में स्थित है। इसे एक जो कि हाउस बोट पर बनाया गया है और यह डल झील के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इसका उद्घाटन जो कि 2011 में सचिन पायलट के साथ उमर अब्दुल्ला ने किया था। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, तो वहाँ जो कि नियमित डाक सेवाएं उपलब्ध हैं, जो कि फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस के लिए उपयोग की जाने वाली झील जो कि अद्वितीय झील होता है। वही बात करते हैं दोस्तों, तो विश्व की सबसे गहरी झील जो कि बैकाल झील है जो कि रूस में स्थित है, और विश्व की सबसे बड़ी झील जो कि कैस्पियन सागर है। वही बात करते हैं दोस्तों, तो विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो कि कैरिबा झील है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 148। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं तो अनुच्छेद 148 जो कि मोटे तौर पे CAG यानी कैग नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 148 में कहा गया कि भारत का एक कैग होगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और आधार पर हटाया जा सकता है। इसलिए कैग को हटाने के लिए संसद के दोनों सदन की मंजूरी की आवश्यकता होती है। कैग की भूमिका भी देख लेते हैं दोस्तों। यह वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद के कानूनों को लागू करता है। वह राष्ट्रपति को उस रूप के निर्धारण के संबंध में सलाह देता है जिसमें केंद्र और राज्यों के खाते रखे जाएंगे। ठीक है,
वह बात करते हैं यहाँ पे कि वह केंद्र के खातों से संबंधित अपनी जो कि अंकेक्षण रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जो बदले में उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रख सकता है। वह एक राज्य के खातों से संबंधित अपनी जो कि अंकेक्षण रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, जो कि बदले में उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रखता है। कैग संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2014 में आया था, यहाँ पे मैं मेंशन नहीं किया हूँ। 2014 में किस क्रिकेटर खिलाड़ी को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था? तो सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। सचिन तेंदुलकर एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी हैं जिन्हें क्रिकेट के भगवान के रूप में जाना जाता है। उन्हें 2014 में CNR राव के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों भारत रत्न की। तो भारत रत्न भारत का गहना या फिर भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है। यह 2 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार जाति, व्यवसाय, ठीक है, स्थिति या फिर लिंग के भेदभाव के बिना उच्चतम कोटि की असाधारण सेवा प्रदर्शन की मान्यता में प्रदान किया जाता है। 1954 में भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता थे भारत के डोमिनियन के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। भारत के राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञान CV रमन को यह पुरस्कार सबसे पहले 3 लोगों को दिया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने बनवाया था। बात करते हैं तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली, भारत में मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र है। 1569 या फिर 70 में कब्र को हुमायूं की पहली एवं प्रमुख पत्नी महारानी बेगम, जो कि बेगा बेगम, जिसे हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है, ने अधिकृत किया गया था। उनके द्वारा चयनित फारसी वास्तुकार मीरक मिर्जा घियास द्वारा निर्मित किया गया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों 2022 का रणजी ट्रॉफी किसने जीता था? या फिर 2022 का विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता था? ये प्रश्न पूछा गया था। आप लोग कमेंट करके कंफर्म कर दीजिएगा कि रणजी ट्रॉफी पूछा था या फिर विजय हजारे ट्रॉफी पूछा था। चलिए मैं दोनों बता देता हूँ। 2022 का रणजी ट्रॉफी पुरस्कार रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने जीता था। मध्य प्रदेश ये जो कि पहली बार चैंपियन बना है रणजी ट्रॉफी का। और दोस्तों बात करते हैं विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीता है और सौराष्ट्र ने दूसरी बार जो कि विजय हजारे ट्रॉफी पे कब्जा किया है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश में मुंबई को हराकर इतिहास रचा और पहली बार रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बना। रणजी ट्रॉफी भारत में एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट है। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट भारत में क्षेत्रीय और राज्य क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली कई टीमों के बीच खेला जाता है। टूर्नामेंट का नाम भारत के पहले टेस्ट क्रिकेटरों में से एक रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है। मुंबई के पास रणजी ट्रॉफी के खिताबों की अधिकतम संख्या का रिकॉर्ड है। बात करते हैं 2019 तक मुंबई के पास 41 रणजी ट्रॉफी का खिताब मौजूद है। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट का पहला संस्करण जो कि 1934-35 में आयोजित किया गया था। वही बात करते हैं दोस्तों तो सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी का नवीनतम संस्करण यानी 2019-20 जीता है। टूर्नामेंट के इतिहास में यह सौराष्ट्र का पहला खिताब है। वसीम जाफर ने रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट इतिहास में सबसे अधिक रन बनाए हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। बात करते हैं तो राजेंद्र गोयल ने रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले रिकॉर्ड खिलाड़ी हैं। तमिलनाडु ने 2 बार रणजी ट्रॉफी का खिताब भी जीता है, लेकिन इस बार का पूछा गया होगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि शहनाई में कितने छेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 होते हैं। जी दोस्तों, यह एक बेंत का उपकरण है जिसमें एक नली में 7 छेद होते हैं जिन्हें उंगलियों से बंद करके राग बजाया जाता है। यह एक मंगल वाद्य के रूप में जाना जाता है और आमतौर पर उत्तर भारत के सभी शुभ अवसरों पर खेला जाता है, और जैसे कि विवाह, मंदिर उत्सव आदि में। माना जाता है कि शहनाई पश्चिम एशिया से भारत में आई है। ऐसे अन्य विद्वान हैं जो मानते हैं कि यह यंत्र जो कि भारत से चीन जाता था। यह अब संगीत समारोह में एक लोकप्रिय उपकरण है। राग संगीत बजाने के लिए ध्वनि बहुत मधुर और अनुकूल है। इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी है दोस्तों।
वही बात करते हैं तो इस सदी के शुरुआती अर्ध शतकों में से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इस उपकरण को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। पंडित अनंत लाल और पंडित दयाशंकर भी शहनाई वादक हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वसोरद मिसाइल को किसने लॉन्च किया है, यानी VSHORAD मिसाइल को किसने लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विज्ञान संगठन ने इसको लॉन्च किया है। 2022 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। बात करते हैं इसमें कुल 72 देशों के 5000 से अधिक एथलेटिक्स ने हिस्सा लिया था। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा 51 गोल्ड मेडल अपनी झोली में डाली, वहीं मेजबान इंग्लैंड ने 42 गोल्ड मेडल अपने नाम दर्ज किया था। बात करते हैं दोस्तों 2022 के कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के पदक विजेता एथलीट कौन कौन से हैं, उन सभी का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जैसे कि संकेत महादेव सिल्वर मेडल जीते थे वेटलिफ्टिंग में, जो कि 55 केजी में जीते हैं। गुरु राजा जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं वेटलिफ्टिंग में 61 केजी में। मीराबाई चानू गोल्ड मेडल जीते हैं वेटलिफ्टिंग में 49 केजी में, जो कि बिंदिया रानी देवी जो कि सिल्वर मेडल जीती हैं वेटलिफ्टिंग में 55 केजी में। वहीं बात करते हैं जेरेमी लालरी नुंगा गोल्ड मेडल जीती है वेटलिफ्टिंग में 67 केजी में। अचिंता सेउली जो कि गोल्ड मेडल जीती हैं वेटलिफ्टिंग में 73 केजी में। सुशीला देवी जो कि सिल्वर मेडल जीती हैं जूडो में 58 केजी में। वही बात करते हैं विजय कुमार यादव जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं जूडो में 60 केजी के अंदर, ठीक है। वही बात करते हैं दोस्तों कि हरजिंदर कौर जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं वेटलिफ्टिंग में 71 केजी में। वुमेन टीम गोल्ड मेडल जीती है लॉन बॉल्स में, ठीक है। पुरुष टीम गोल्ड मेडल जीती है टेबल टेनिस में। विकास ठाकुर जो कि सिल्वर मेडल जीते हैं वेटलिफ्टिंग में 96 केजी में। मिक्स बैडमिंटन टीम जो कि सिल्वर मेडल जीती है। तुलिका मान ने जूडो में सिल्वर मेडल जीता है जो कि 78 प्लस किग्रा में उन्होंने जीता है। वही बात करते हैं दोस्तों सौरभ घोषाल ने स्क्वैश में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लवप्रीत सिंह ने 109 किग्रा वेटलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तेजस्विनी शंकर जो कि कांस्य पदक ऊंची कूद में जीते हैं। गुरदीप सिंह कांस्य पदक जो कि वेटलिफ्टिंग में जीते हैं। वही बात करते हैं दोस्तों तो मुरली श्रीशंकर रजत पदक जीते हैं लंबी कूद में। सुधीर जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं पैरा पावर लिफ्टिंग में। बजरंग पुनिया जो कि पुरुषों की 65 किग्रा कुश्ती में गोल्ड मेडल जीते हैं। अंशु मलिक महिलाओं की 57 किग्रा कुश्ती में सिल्वर मेडल जीती हैं। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे साक्षी मलिक महिलाओं की क्रिस्टाइल जो कि 62 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल जीती हैं। दीपक पुनिया ने पुरुषों की क्रिस्टाइल 86 केजी कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है। मोहित जो कि ग्रेवाल जो कि ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती में जीते हैं। दिव्या काकरान जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं कुश्ती में। तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी, आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। कलिंग को किस राज्य का पुराना नाम से जाना जाता है, कलिंग किस राज्य का पुराना नाम था, ये पूछा गया था, तो ओडिशा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों कलिंग की, तो कलिंग का युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के राज्याभिषेक के जो कि 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। इस युद्ध में नरसंहार से राजा द्रवित हो गया और इसलिए उन्होंने सांस्कृतिक विजय की नीति के पक्ष में भौतिक जो कि आधिपत्य की नीति को त्याग दिया था। वही बात करते हैं दूसरे शब्दों में जो कि भेरी घोष का स्थान धम घोष ने लिया था, ठीक है। अशोक का जो कि 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन करता है। वही बात करते हैं दोस्तों अशोक का कार्यकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व था। वे सबसे पहले मौर्य शासक थे, पहले जो कि तक्षशिला और उज्जैन के राजा थे। उनका शासन चरम दक्षिण को छोड़कर पूरे उपमहाद्वीप तक विस्तृत था। इसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कश्मीर और नेपाल की घाटियां भी शामिल थी। वही बात करते हैं दोस्तों बौद्ध परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद सिंहासन को प्राप्त किया था और सबसे कम आयु के 30 को अभय किया था, ठीक है। वही बात करते हैं अशोक ने 269 ईसा पूर्व में औपचारिक रूप से स्वयं का राज्याभिषेक किया था। अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य अपने जो कि चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। पहली बार चरम दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण उपमहाद्वीप यानी राज नियंत्रण के अधीन था। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। बोधि वृक्ष के
बोधि वृक्ष के पौधों के साथ सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी की संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। वही बात करते हैं दोस्तों, उन्होंने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में बोध गया जाकर धम्म यात्रा का उद्घाटन किया। धम्म महामंत्रियों को जो कि महामंत्रियों को भी नियुक्त किया था। वही एक प्रश्न आया था दोस्तों कि विजय हजारे ट्रॉफी 2020 का किसने जीता है? सौराष्ट्र आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? ये अनुच्छेद धर्म, वर्ण, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव करने पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 15 एक राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये बात कही गई है। एक प्रश्न आता है किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया था? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था। बात करते हैं तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने मोबाइल ऐप जो कि जलदूत को लॉन्च कर दिया था, जिसे ग्राम रोजगार सहायक मानसून से पहले और बाद में साल में 2 बार चयनित कुआओं के जल स्तर को माप सकेंगे। रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1240 में हुई थी। इनका जो कि कार्यकाल 1236 से 1240 तक था। ठीक है, 1236 से 1240 तक इनका कार्यकाल था, ये याद रखिएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा एक प्रश्न आया था कि कौन सा जल डमरू मध्य जो कि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है? बेरिंग जल डमरू मध्य आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो कि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। वही बात करते हैं डोवर जल डमरू मध्य जो कि यह अंग्रेजी चैनल और उत्तरी सागर के बीच की सीमा को जोड़ता है। बेरिंग जल डमरू मध्य जो कि यह अंटार्कटिका और अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। सुंडा जल डमरू मध्य यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कांग्रेस की स्थापना के समय कितने लोग थे? तो 72 जो कि प्रतिनिधियों के बीच में ही उसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई या फिर मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। ठीक है, तो दोस्तों यही सब प्रश्न आज पूछे गए थे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो लाइक शेयर जरूर करिए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।